बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट इलेक्शन में क्या होगा, इसकी बड़ी धूम है। सियासत के हवाले से भी मुस्तकिल बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। बड़े उल्टे सीधे ट्वीट वो करते हैं जेल में बैठ के, उस हवाले से भी बात हो रही है। केपीके के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बगावत दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर के लिए टिकट मांग रही है, क़यादत चाहती है कि वर्कर को ना मिले, उनके राजदुलारों को टिकट दे दिए जाएँ। बहरहाल इलेक्शन के अंदर ये होता है, वादे वईद भी होते हैं, कुरान उठाने की बातें भी होती हैं, हलफ देने की बातें भी होती हैं, कस्मों के ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू होती है। इन तमाम चीज़ों को तो सारा दिन हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते ही हैं। हम दो अहम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। एक बहुत ही अहम मामला है जिससे मैं और आप बराह रास्त मुतासर हैं, वो ये है कि मुल्क में बारिशें बड़ी तूफ़ानी हो रही हैं। चकवाल के अंदर तो चंद घंटों के अंदर 400 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले हमने देखा था कि 2022 में सूबा सिंध के अंदर होने वाली तूफ़ानी बारिशों से एक सैलाब आया था, जिसके बाद काफ़ी दिन तक आहो बका मचती रही कि ये एनवायरमेंटल तब्दीलियों के नतीजे में है। मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, 14-14 घंटे मुस्तकिल बारिश होती रही। परसों इस्लामाबाद के अंदर भी रात तकरीबन सारी रात ही बारिश होती रही। इन तमाम चीज़ों से बचने का रास्ता क्या है? कहत साली का भी कभी अंदेशा पैदा हो सकता है। डैम बनाने की बात हो तो कंट्रोवर्सी आ जाती है। तमाम ही चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि हम सबकी ख्वाहिश है कि जब हम मुल्क से बाहर जाएं तो जो हमारी फ़्लाइट हो वो जितना जल्दी हो सके उस मुल्क में लैंड कर जाए कि जहां हमने पहुंचना है। लेकिन होता क्या है कि कभी हमें दुबई जाना पड़ता है, कभी कतर जाना पड़ता है, कभी हम अबू ज़ैबी मौजूद होते हैं और कभी कभी टर्की का रास्ता भी लेना पड़ता है। तो इन तमाम रास्तों से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, बराह रास्त फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। क्या अब हम PIA की बहाली या जो है वो रूट्स जो पाकिस्तान को अब खुलते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह बरतानिया का रूट है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, माहिर माहौलियात हैं, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी हैं और तालीम के शोबे से भी बात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ मुझे मोहम्मद रियाज साहब ने, साबिक DG हैं महकमा मौसमियात के, उन्होंने ज्वाइन किया फ़ोन लाइन के ऊपर। रियाज साहब आपका भी शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब ज़रा रियाज साहब को से थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि स्टार्ट ले लें, तो फिर आपकी तरफ भी आता हूँ कि ये हुआ कैसे। रियाज साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, ख़ास तौर पे जो अगर हम देखें 2022 की बारिशें उसके मुकाबले में जो 2025 की सूरत हाल है, पहले सुदरन साइड ज़्यादा थी, इस दफ़ा जो है वो पंजाब और ख़ास तौर पर ये इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ी शदीद बारिश हुई है। कोई इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देता है, कोई ये कहता है कि जी ये चंद घंटों के अंदर होने वाली इसको तूफ़ानी और हंगामी बारिश कह सकते हैं। फिर जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि मज़ीद भी ख़राब हो सकती है। वो ये सीज़न भी है और फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर जो सीज़न है, फिर बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया में भी इस वक्त यही कुछ हो रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है। कोई न्यूयॉर्क की मिसाल दे रहा है, कोई टेक्सास की मिसाल दे रहा है, और भी बहुत सारी जगहों की बात हो रही है। तो सर, ये सूरत हाल बन क्या रही है? इसमें पाकिस्तान में हुआ क्या था, होने क्या वाला है? नहीं, ये देखिए पाकिस्तान में जो हो रहा है ये कोई नई चीज तो नहीं है। मतलब मानसून जो सीजन है, जो साउथ वेस्ट मानसून हम उसको कहते हैं, और नॉर्मली ये स्टार्ट होता है जुलाई से और मिड सितंबर तक चलता है। तो उसमें पिछले हर साल की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर साल इस तरह इवेंट्स आते हैं जिसको जो फ्लडिंग जनरेट करते हैं, जिसको मानसून डिप्रेशन कहते हैं या मानसून लो कहते हैं। ये जब भी यहाँ हमारे टेरिटरी में मतलब इंडिया को क्रॉस करके बंगाल भी बनते आगे क्रॉस करके जब भी, और उसने आना है ज्यादा कुछ तो है वो वहाँ पे डिसिपेट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्रॉस बॉर्डर कर देते हैं और पाकिस्तान टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं। तो ज्यादा कुछ सिंध में जिस तरह 22 में वो सिंध के अंदर आ गया था, वहाँ पे तो रिकॉर्डेड रेंज दी, लेकिन ज्यादा ये पंजाब और पंजाब से होते हुए नॉर्थ की तरफ और जो खासकर रिवर की कैचमेंट है उसमें भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े फ्लड जनरेट हो जाते हैं। तो ये कोई नई चीज है। हर सीजन में हम चूंकि भूल जाते हैं, सीजन खत्म हो जाता है फिर भूल जाते हैं कि यार फ्लडिंग हुई है। हर सीजन में मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मानसून सीजन में 6 से 8 इंच बारिश 24 घंटों में, ये एक नॉर्मल मानसून की कैरेक्टरिस्टिक है। इसको अगर हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ये पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं है। हर सीजन के अंदर इसी किस्म के इवेंट्स आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उसको भूल जाते हैं। अब मानसून सीजन है ही इस तरह, इसमें मोस्टली जो मैंने बता दिया, और इसमें ये जो डिप्रेशन वाले सिस्टम्स है, ये कुछ तो ऐसे हैं जिसमें फ्लडिंग ज्यादा नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें मॉइस्ट करंट्स जो है वो आ जाते हैं।
उससे कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं आ जाता, लेकिन रेन हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, शावरी रेन हो जाती है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है या मानसून लोज है, ये हमेशा ही आते रहते हैं। हर सीजन के अंदर 7-8 इस किस्म के इवेंट्स आते हैं और जिसमें फ्लडिंग होती है। खासकर अगर आप लाहौर की हिस्ट्री देखें, लाहौर में हर सीजन में कोई भी ऐसा सीजन नहीं गुजरा जिसके अंदर फ्लडिंग नहीं हुई है। और वो यही चीज है, बड़े जितने भी बड़े शहर है, खासकर फिर सियालकोट में देखें, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, कश्मीर, इस्लामाबाद, और ये ज्यादा जब इंटेंस हो जाते हैं आगे केपी और दूसरे जो हमारे टेरिटरी एरियाज हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये कहना कि ये पहली दफा हो रहा है तो ये स्ट्रेंज, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि ये इतना ज्यादा जितना इसकी इंटेंसिटी है और जिसमें मॉइस्चर कम आ रहे थे, अगर उसमें जिस तरह इस किस्म के सिस्टम के अंदर जो मॉइस्चर आते हैं अरेबियन सी से और बंगाल से, वो बहुत बड़ा फ्लड जनरेट कर जाते हैं। तो ये तो जो इवेंट गुजर गया जिसमें या पिंडी में भी, लाहौर में भी और दूसरे जो एरियाज में फ्लडिंग हुई है, तो उसमें ये थी कि उसमें इतनी ज्यादा मॉइस्चर की फीडिंग नहीं हो रही थी जितनी इसमें होनी चाहिए थी। तो मतलब नॉर्मल फिनोमेना जो है ना, एक इवेंट होते हैं, ये नॉर्मली मानसून सीजन में होते हैं। जहां हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, वो डेफिनेटली एक चेंज आई हुई है जिसको हम कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज और दूसरे। लेकिन ये सारी चीजें अगर इसकी कंक्लूजन देखें तो ये सब अटैच है इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रही है पूरे दुनिया में। जिस मुल्क में सबसे ज्यादा से ज्यादा डिग्रेडेशन हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा इसकी जो है सेवेरिटी सिस्टम की वो आ रही है। तो ये सारे कोरिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज है, फिर क्लाइमेट चेंज की रिलेशन जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ है। और वैसे मानसून में ये इवेंट्स जो है ना वो मतलब डेफिनेटली ये आएंगे जब तक पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, क्योंकि ये नए जब से मतलब जिस जियोग्राफी के साथ ये अटैच है, मानसून रहेगा तो ये इवेंट्स जो है ना वो आते जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब, मैं रियाज साहब आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। डॉक्टर साहब से अब जो गुफ्तगू आपने इब्तदाई की है उस पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ज़रा उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे दें, और इन्वायरमेंट से इसका कितना ताल्लुक है, माहौलियात से कितना ताल्लुक है, इसका ज़रूर दाद हो सके। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रियाज साहब ने भी बताया कि मानसून है, ठीक है, इसकी शिद्दत कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये है कि हमने दो तरह के माहौलियात हैं, एक तो कुदरती माहौलियात है और एक जो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क किया है। कंक्रीट का जंगल है, रास्ते में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई, जो आबी गुजरगाहें थी उनको हमने समझा ये शायद खाली है, यहाँ पे जो है वो कुछ भी बना दो, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना दें या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी भी किस्म की हो जाए, कोई होटल बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। गिनवाने बैठे तो पता लगेगा कि किसी ने वहाँ पर कोई ढाबा भी डाल लिया था, साथ जो है वो कोई मज़ार भी बन गया था। इस तरह से मतलब पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट हो गया है दरियाओं के बेड के अंदर, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये तो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि कहाँ कब्जा हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसको अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो आपको क्या नज़र आता है कि हमने माहौलियात से छेड़छाड़ किस तरीके से की है? देखें फौज साहब, बहुत शुक्रिया, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये समझना कि जिस तरह रियाज साहब ने बात की, ये कोई नई चीज़ नहीं है। साइंटिस्ट ने लॉन्ग एगो प्रिडिक्ट किया था कि भाई ऐसे इवेंट्स आएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट में हमारी चेंज हो रही है, फॉसिल फ्यूल की एमिशन ज़्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस गैसन की एमिशन जो उनसे कंटिन्यूसली ज़्यादा है, और टेम्परेचर इज़ ऑन राइज, ठीक है। तो उसके कंसिक्वेंसेस सिर्फ ये नहीं है कि मतलब है सिर्फ फ्लड्स हैं, ड्राउट कंडीशंस हैं, प्रोलॉन्ग ड्राउट है, और बहुत सी चीज़ें जिसको मैं इतने डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाता। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल आता है, और ये हैजर्ड्स जिसे हम कहते हैं, ये कोई इट्स नथिंग मोर देन नेचुरल प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज क्या करती है, इसको इंटेंसिफाई करती है। आपने काफ़ी चीज़ों को कह दिया है, उसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली कोशिश करता हूँ एलोबरेट करने की। डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कंक्रीट का जंगल बन गया है, इससे होता क्या है, इससे होता ये कि एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लैग टाइम। बारिश का इवेंट शुरू हुआ और उसके बाद फ्लडिंग में थोड़ा वक्फा जो जिसे कहते हैं। अब जाहिर सी बात, जब आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो लैग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उससे अर्बन फ्लडिंग में इजाफा हो जाता है। जिस पानी ने पहले मतलब किसी जगह, मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग के अंदर आना था, यहाँ पर बिल्डिंग बन गई है, तो इस स्पेस को तो ऑक्यूपाई कर ली, तो पानी फिर आगे जाना है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी फ्लड आएगा और फ्लड का स्पैन बहुत ज़्यादा होगा, पर्टिकुलरली लो लैंग एरिया। ये तो पिंडी इस्लामाबाद की बात है, मैं थोड़ा सा आपको डाटा कोट कर दूं जो मैंने देखा है
कहते 300 मिलीमीटर रेनफॉल हुई लास्ट 2 days में, विच इज 1/3 ऑफ एंटायर एवरेज ऑफ यू कैन से एंटायर मानसून रीजन, जिसमें 800 से 1000 होती है, एंड 20% ऑफ द एंटायर ईयर 1400 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा मानसून जो है वो इन 2 दिनों में स्क्वीज हो चुका है, तो डेफिनेटली इसका आएगा। अब देखिए फवाद साहब, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा इंटेंसिफाई कर दिया है हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने तस्करा किया पहले भी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, फॉसिल फ्यूल एमिशन की वजह से डेफिनेटली ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को अडॉप्ट हमने करना है। ये तो और पिंडी और उसकी बात करते हैं, जिस तरह रियाज साहब ने कहा 2022 मैं खुद वर्ल्ड बैंक के साथ जो काम करता हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट सिंध में है बेसिकली, तो वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, तो वहाँ पर जो फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग, वहाँ पर तो मतलब हमने देखा जो अपनी आंखों से कि 6-6 महीने तक पानी खड़ा रहा। मैंने कवर किया डॉक्टर साहब पूरे सिंध का, दादू, जी सारे पूरे इलाके का, खैरपुर, नाथन शाह। लेकिन फवाद साहब एक इशू बहुत बड़ा एक और है। अभी देखिए बारिशें हो रही हैं, फ्लड आ रही है, मतलब हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, जिस तरह रियाज साहब ने कहा, इसके बाद क्या होगा, ये इश्यूज जो उनसे ना बैक बर्नर पे चले जाएंगे, वही फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वही होटल्स बन रहे होंगे, वही सारा कुछ है। स्वात में एक इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ वो मतलब है, उसमें ऐसी बात है, यू कैन नॉट प्ले विद द नेचर, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। आपने नेचर को रिस्पेक्ट करना है, प्ले नहीं करना अपने नेचर के साथ, क्योंकि नेचर के साथ हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो बड़ा मसला था, अमेरिका में कई साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे जो क्लाइमेट चेंज को कहते थे कि नहीं इसको थोड़ा सा हम सोचते हैं। उसने पेरिस अकॉर्ड से बैकआउट किया हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन नहीं किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। लेकिन पूरी दुनिया में जब देख लिए हैं कंसिक्वेंसेस, जिस तरह आपने भी खुद मेंशन किया, टेक्सास इज फ्लडेड 2022 में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द कैनेडियन चैनल, तो वहाँ पर पाकिस्तान से पहले इंडिया, बांग्लादेश, दे वर अंडर वाटर, और उसके बाद पाकिस्तान पानी के अंदर आया। तो डेफिनेटली ये तो एक ऐसा इशू है जो कि है, मतलब हम वी बिलोंग टू दैट नेशन कि जो 10 महीने 11 महीने वी आर क्राइंग फॉर वाटर। यस, हमारे पास पानी नहीं होता। और फिर एक महीना ऐसा आता है कि हम कहते हैं यार इस पानी हम करें तो क्या करें। तो इसका सर एक ही सोल्यूशन है फवाद साहब, कि हमें मतलब इस तरफ वॉर फुटिंग पे सोचना चाहिए। हमें मतलब कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, जो कि हमें पीक टाइम में, ड्राउट सीजन में हमें पानी सप्लाई करके दें, और फ्लड सीजन में हमें पानी को रोकने में मदद करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। मैं रियाज साहब से भी जरूर इसका जवाब लूंगा, एक ब्रेक भी लेना है। सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि ड्राउट की बात होती है, ये तो भी हम देख रहे हैं कि बारिशें बेतहाशा हो गई, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर ये भी हो सकेगा कि बारिश हो ही ना, ड्राउट पूरा सीजन खुशहाली का शिकार हो जाए, और फिर हम जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हों कि जी पीने को पानी नहीं है, या अगर पानी पीने को है तो नहाने को नहीं है, नहाने को है तो गाड़ियां साफ करने के ऊपर पिंडी के अंदर तो पाबंदी लग चुकी है अब से 2-3 महीने पहले। उसी पिंडी के अंदर जो कल और जो है वो अभी भी पानी ज़ाहिर उतरा है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कल तक जो है वो डूबा हुआ था, वहाँ पर गाड़ी धोने के ऊपर पाबंदी लगाई थी एक मकामी अदालत ने, और इसलिए लगाई थी कि पानी की किल्लत है। उसने कहा आप गाड़ियां धोते फिर रहे हैं, हालांकि आपके पास पानी नहीं है। तो वार फुटिंग्स के ऊपर क्या हो सकता है, अर्ली वार्निंग का सिस्टम कैसा है, ज़रा ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद रियाज साहब। सर ब्रेक से पहले सवाल आपकी तरफ छोड़कर गया था, फिर मैं चाहूँगा कंक्लूड आसिफ जावेद साहब से सर करवाऊँ ज़रा एनवायरनमेंट के हवाले से भी उसका जो है वो टच देते हुए। तो सर दोनों चीज़ों का ज़रा जायजा दीजिएगा कि इसमें कैद साली का अंदेशा कितना है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है कितना है, किस हद तक है। देखिए ये तो जहाँ तक ड्राउट का ताल्लुक है, वो तो हम इतना ज्यादा दूर आगे जाते नहीं है। हमारे जो साउथ का पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वो एंटायरली लेस रिलेटिव मतलब रेन डेफिशिएंट एरिया में है। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि ये वेट उसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो वेदर सिस्टम है पाकिस्तान में, एक जिसको हम कहते हैं वेस्टर्ली वेव, ये थ्रू आउट आता है, और खास ज्यादातर उसकी जो इंटेंसिटी है नॉर्दर्न एरिया में, और खासकर जो विंटर रेनफॉल है वो इसी वेस्टर्ली वेव की वजह से होती रहती है। और दूसरा जो है ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक चलता रहता है। लेकिन जो सदर्न पार्ट है वो बड़ा कभी कभी वहाँ पे जो डिप्रेशन समटाइम जो है ना वो साउथ में चले जाते हैं, वहाँ पे रेन हो जाते हैं। वेस्टर्ली वेव के जो है ना उसके अप्रोच से एक्सेस से भी वो मतलब उसमें नहीं आ रहे, और बड़ा जब इंटेंस सिस्टम होगा तभी वहाँ पे जो बलूचिस्तान के, तो हम तो अगर विंटर पे भी रहे तो विंटर एंटायरली हमारा ड्राई रहा, और ड्राउट का जो स्टेटस है बलूचिस्तान में तकरीबन कब से वो वहाँ पे चल रही है, ऑलरेडी वहाँ पे ड्राउट है।
और पूरा विंटर में इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद के अंदर ये जो 3 महीनों से बिल्कुल जहां पानी का इतना शदीद किल्लत, जो ड्रिंकिंग वाटर है इतनी शदीद है, वो इसी वजह से कि विंटर सारा ड्राई रहा। तो सारा जो डिपेंडेंस है अब इस मानसून वाले रेन के ऊपर है। मानसून वाले रेन का पानी भी अगर हम इसी तरह ड्रेन आउट करते हैं और उनकी कोई वो ये भी अगर चला जाता है तो फिर हमारा तो ऐसा स्वेर इकोनॉमिकली हमें जो लॉस होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंटायरली डिपेंड होता है। ये तो लकीली जो है ना इस दफा जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला, वो बिल्कुल डेफिनेटली अल्लाह ताला ही करते हैं, लेकिन सिचुएशन वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो रहेगा। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी हम बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वो डेफिशिएंट में चल रहे हैं। रियासत अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे यहाँ इतना कमजोर क्यों है? हमें पता ही नहीं होता क्या होना है क्या नहीं होना, बल्कि लोग तो मजाक उड़ाते हैं बाज़ दफा महकमा मौसमियात का। नहीं देखिए, ये जो मेट डिपार्टमेंट है वो काफी हद तक वो अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं। हकीकत ये है, अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये काफी हद तक जो है ना जो इवेंट्स आते हैं, जो डिजास्टर वाले इवेंट्स है ना, इसके लिए वार्निंग की जरूरत ही नहीं है, इसकी प्रिडिक्शन की। अब चूंकि ये आपको पता है और ये पूरा अगर आप जितने मैनेजमेंट है या जो भी इसको डील करते हैं उनको ये पता है कि हर मानसून के अंदर ये जो इवेंट आया ये आता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी तरफ रियासत दोबारा आ जाऊं। आसिफ जावेद साहब, सर क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये अब हम किताबों में तो पढ़ते आते हैं कि जी दरख्त लगाएं, गैर कानूनी तामीरात ना करें, जंगल ना काटें, ये ना करें, लेकिन वॉर फुटिंग्स के ऊपर अब देखिए ना पानी ज़ाया हो जाता है, चलें अब उसके लिए डैम बनाने बड़ा टाइम है। एक आम आदमी के लिए क्या तजावीज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं अपनी सतह के ऊपर? हम कोई अपने घरों में टैंक बना सकते हैं छोटे छोटे, क्या कर सकते हैं सर? देखें, सबसे पहले तो वो अपना एटीट्यूड चेंज करना है। जब तक आपका मतलब एक कॉमन बंदे का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो उस वक्त तक आप तब्दीली नहीं ला सकते। टेक्नोलॉजी जो सी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, आपकी वाटर पोल्यूशन हो रही है, वाटर कंजर्वेशन के इशूज़ आ रहे हैं। पाकिस्तान के आप अगर सिचुएशन देखें तीन चीज़ें आप जहन में रख लें क्लियर कट। नंबर 1 ये है कि जब पाकिस्तान में पार्टीशन हुई थी तो पाकिस्तान के पास जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो थी 5400 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, जो कि कम होकर अभी 1000 से भी कम हो गई है, 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। किस वजह से? 3 रीजंस हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, सेकेंडली हमारी जो है क्लाइमेट चेंज, और थर्डली ये कि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। आप देखें ना, अगर आप पहाड़ों में रहें और आपको 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़े तो क्या आप पानी उसी तरह कंज्यूम करेंगे जिस तरह के अभी हम करते हैं, और शावर खोलते हैं और नहा लेते हैं डेली बेसिस से, क्लोथ वाश? डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, मैं कराची में रहता हूँ, हम टैंकर से पानी डलवाते हैं वहाँ, और यहाँ के लोग एटीट्यूड में बड़ा फ़र्क है, बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं पानी। जी। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, वो कहते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस ओल्ड हैबिट्स, यू हैव अ प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज, बट विद न्यू टेक्नोलॉजी यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। ऑब्वियसली अगर हम हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे तो ये कंसिक्वेंसेस देखते जाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमने इनको इंटेंसिफाई कर दिया है और वी आर फेसिंग द कंसिक्वेंसेस। अब वेस्ट में भी फेस कर रहे हैं, आपने जैसा टेक्सास की एग्जांपल दी, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। बार बार आपका फोकस था अर्ली वार्निंग पे। अब जिस तरह रियाज साहब ने बात की, जो वेस्टर्लीज हैं या जो हमारा मानसून का है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है हिमालय से, और ग्राफिक लिफ्ट होता है, इससे ये मानसून आता है। डेफिनेटली एक ब्लेसिंग थी पहले भी। अब इस क्राइसिस को हमने ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन आवरसेल्फ। पॉलिटिकल विल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो कहते हैं, अल गोर की एक डॉक्यूमेंट्री है बड़ी अच्छी सी, मैं कहता हूँ सारे देखें, इनकन्वीनियंट ट्रुथ। तो उसमें वो कहता है पॉलिटिकल विल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जब तक आपकी पॉलिटिकल विल नहीं होगी इन चीज़ों की तरफ काम करने की, वॉर फुटिंग पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब हर साल ऐसे होती रहेंगी, तबाही होती रहेगी। ड्राउट से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना एनुअली दे बिकम द इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज, क्योंकि या तो उनकी लैंड फ्लड की वजह से एरोड हो जाती है, या ड्राउट की वजह से उनका पानी नहीं मिलता, और खुशहाली की वजह से वो उनको मूव करना पड़ता है। लेकिन उनको नहीं पता लगता कि वो उनकी मूवमेंट, वो उनके जहन में एक ही बात होती है कि नेचर इज प्लेइंग क्रेजी। उनको नहीं पता होता कि विक्टिम कौन है।
तो किस वजह से सारा कुछ हो रहा है? तो सबसे पहले हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह रियाज साहब ने कहा, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन को हमें कम से कम कर। एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन में सिर्फ दरख्त की कटाई नहीं है, इसमें वाटर की पोल्यूशन है, इसमें वाटर की कंजर्वेशन है, इसमें रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, फूड को हम प्रिजर्व करें, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, जितने नेचुरल कैपिटल है हमारा सारा का सारा, उसको हम तरीके से प्रिजर्व करें या कंजर्व करें। असल बात यही है डॉक्टर साहब जो आपने कही कि अपने एटीट्यूड को चेंज करें। जी जी। जब एटीट्यूड को एक इंडिविजुअल चेंज करेगा नाज़रीन, तो फिर कौमी मिजाज भी तब्दील हो सकेगा। हम हुकूमत से ज़रूर तवक्का करनी चाहिए कि वो अच्छे काम करे, वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करे, दरख्त लगाने के ऊपर काम करे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे तब्दील करते हैं, इसका भी ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। रियाज साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। एक नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेंगे कि PIA की तबाही तो हमने देखी थी, लेकिन क्या PIA वापस अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है कि जब बरतानिया में भी उसको परवाज़ों की इजाज़त मिल जाए, यूरोप में तो पहले ही कुछ अर्से पहले मिल चुकी थी। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। ताहिर इमरान मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अब परवाज़ें जो है वो बरतानिया के लिए ऑपरेट हो सकेंगी, इजाज़त मिल गई है, बराह रास्त परवाज़ चल सकेगी जैसे एक ज़माने में PIA की जाती थी। लेकिन सर इस बात का जायज़ा भी लिया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ जो है वो एक बयान था, इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी थी, दुनिया इसको कैसे देखती है, पाकिस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है, क्या पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए अब सर्वाइवल का एक मौका है ये कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं जो भी बाहर के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारी, अब तो PIA तो बेचारी जो है वो कमज़ोर सी हो गई है, लेकिन अब बहुत सारी निजी एयरलाइंस हैं जो दुबई के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए जो है वो परवाज़ें ऑपरेट करती है पाकिस्तान से बराह रास्त। तो क्या अब हम तवक्का रख सकें कि पाकिस्तान बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेट कर सकेगा, दीगर ऑपरेटर भी इसके अंदर आ सकेंगे, फिर मज़ीद इसको वसअत दी जा सकेगी, अब हम कतर, टर्की और दुबई के बजाय जो है वो ट्रांजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले वक्तों में, कनाडा, अमेरिका और इन तमाम जगहों पर भी जो है वो परवाज़ें बराह रास्त जा सकेंगी। इतना फ़्लो है हमारे पास, इसका क्या ओवरव्यू क्या बनता है सर, साथ साथ ज़िम्मेदारों का तयन जब हम करते हैं? तो देखिए, पहले नंबर पे तो जो बयान था गुलाम सरवर खान साहब का, उसके बारे में मेरी नवंबर 2020 की स्टोरी है जिसके अंदर मैंने लिखा था कि उनको ये बयान देने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था, और इमरान खान साहब के कहने पर वो एक बोगस जो इंक्वायरी थी पायलट्स के लाइसेंसिंग के ऊपर, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था, उस बोगस इंक्वायरी को बुनियाद बनाया गया था। उसके पीछे UK की एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए लैंडिंग राइट्स देने की एक साजिश थी, और रिकॉर्ड टाइम में UK की एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए एंट्री दी गई। आजम खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बराह रास्त मामलात में वो मुदाखलत करके उनको दिए गए। नॉर्मली इस अमल के ऊपर महीने लगते हैं, रिकॉर्ड एक हफ्ते के अंदर उस एयरलाइन को परमिशन दी गई और उस एयरलाइन ने फिर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत सारा एक सेटअप था, क्योंकि ये कोई बहुत को कहते हैं ना, जिसको इसको बना के पेश किया जाता है कि कोई बहुत बड़ी को तोप चीज है, कोई बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका के अंदर 4000 लाइसेंसेस के ऊपर इशू आया था। अमेरिका में बाय द वे लाइसेंस नहीं कहा जाता, इसको सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये एक स्किल है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पायलट होना। हमारे यहाँ ये खा के एक मुहिम्मा कर दिया गया कि BA होना चाहिए और FA होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी की समझ बूझ है, आप पायलट बन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पायलट्स हैं जो चिट्टे अनपढ़ हैं, सिर्फ फर्क ये है कि वो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ अंग्रेजी बोली और पढ़ी जाती है। तो बुनियादी चीज ये है कि इस चीज को वो एक हवा बना के पेश किया जाता है। और जितने PIA के पायलट्स के नाम उस लिस्ट के अंदर थे, जो बोगस लिस्ट थी, वो सब के सब मुसलसल कई सालों से तैयारे चला रहे थे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको चलाने में, उनके पास स्किल था। अब जहाँ दूसरी तरफ बात करते हैं आप इस परमिशन के मिलने की, तो देखिए परमिशन मिलना एक बहुत खुशाइन बात है, लेकिन आप अगर मेरी पुरानी जो कॉन्वर्सेशंस हैं 2020 से मैं इस इशू पर बात कर रहा हूँ, मैं वो वाहिद बंदा था जिसने तमाम पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खड़े होकर आवाज उठाई थी कि जाली लाइसेंस नहीं होता, जाली लाइसेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। बल्कि मैं अक्सर मजाक में कहा करता था कि अगर आप सुबह ऊपर जाते हुए PIA के जहाज को रोकें और पायलट से कहें कि अपना लाइसेंस निकालो, तो वो लाइसेंस असली होगा। लाइसेंस के हसूल के लिए उसने शायद को पर्चे में चीटिंग की होगी या कोई हैंकी पैंकी की होगी, लेकिन वो लाइसेंस असली है। सो अब बुनियादी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो सिविल एविएशन के अंदर पाकिस्तान का जो रेगुलेटर है वो इनकॉम्पिटेंट है, माजरत के साथ। उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है
कि वो एक एविएशन इंडस्ट्री को उस स्केल पर मैनेज कर सके जिस स्केल पर मैनेज करने की जरूरत है। हमारा सिविल एविएशन रेगुलेटर जो है वो बिका हुआ है। हमारे मुसलसल कई सेक्रेटरीज जो हैं वो बैरूनी एयरलाइंस के लिए अंडर द टेबल काम करते हुए फारिग किए गए हैं। हमारे सिविल एविएशन जो है वो गल्फ के कैरियर्स को दी गई है। हमारा मुल्क गल्फ के कैरियर गल्फ ने लिया हुआ है। $2 बिलियन हमें यूएई ने दिया हुआ है, $10 बिलियन हमें सऊदी अरब दिया हुआ है। अब आप पीआईए के मफाद की बात करेंगे कि सऊदी एयरलाइन के मफाद की बात करेंगे? आप मुझे ये बताएं। जब इत्तेहाद कायम हुई उसको स्लॉट्स की जरूरत थी हीथ्रो पे, तो उन्होंने पीआईए की स्लॉट्स पेश कर दी। अब रियाद एयर नाम की एयरलाइन लॉन्च हो रही है, तो हीथ्रो की स्लॉट्स पीआईए की जो है वो उसको दी जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। आपकी पूरी की पूरी एविएशन पॉलिसी 2015 से पहले की और उसके बाद की एंटी पाकिस्तानी एयरलाइंस है। दुनिया भर में डोमेस्टिक एविएशन को सपोर्ट किया जाता है। अच्छा मियां साहब देखें, इसमें ना एक एकेडमिक किस्म का सवाल है कि पाकिस्तान में क्या हमारे कंट्री के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, जो फ्लो है ट्रैफिक का, पैसेंजर्स का, वो है ही इतना कि हमारे इतने ही छोटे छोटे से एयरपोर्ट्स हों जो किसी बस अड्डे की मानद हों या बड़े पुराने किस्म के आउटडेटेड किस्म के एयरपोर्ट्स हों। ज़ाहिर है कि अगर आप मुकाबला करें किसी बड़े, मतलब आप पड़ोसी मुल्क भारत के अगर एयरपोर्ट्स की तरफ ही चले जाएं तो वो भी काफ़ी कुशादा, बड़े बड़े और बहुत सारी फ़्लाइट्स को ऑपरेट करने वाले हों। यहाँ तो एक से ज़्यादा फ़्लाइट आ जाए तो हमें वो टनल नहीं मिलती, उतर के जो है वो स्टेट से जाना पड़ता है, जिसका नतीजा निकलता है कि जद्दा पहुंच जाता है कोई मुसाफिर, जाना उसने कराची होता है। तो उसी का नतीजा था ना कि जब एक टनल नहीं थी, गेट कोई नहीं था, वो नीचे उतरा बेचारा। जो उसकी स्टोरी है जो हमने सुनी है वो यही थी कि उसने कहा कि 2 जहाज खड़े थे, एक जैसे मैं इसके बजाय इसके ऊपर चढ़ गया। तो ये तो तमाम मामलात हैं। लेकिन ये सब क्या हम यहाँ पर पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी रखते हैं स्पेसिफिक कि हमारे एयरपोर्ट्स बड़े होने चाहिए, हमारी फ़्लाइट्स का जो जाल है वो ज़्यादा होना चाहिए, या जितना पाकिस्तान में इस वक्त फ़्लो है वो काफ़ी है? क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और पाकिस्तानी फ़्लाइट्स मिला के मिक्सचर के साथ ही चलेंगे, या हमें इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए कि कोई फ़्लाइट नहीं आएगी यहाँ से कि न किसी का जंक्शन नहीं बनने देंगे, हमारी अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो ऑपरेट करेंगी? हमें अपने फ़्लो को देखते हुए क्या चीज़ें कर सकते हैं सर? देखिए, पहले नंबर पे तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन के हिसाब से भी तो उनकी डायनामिक डिफरेंट है। लेकिन देखें, सिर्फ पाकिस्तान के पैसेंजर्स की बुनियाद पर मुसाफिरत जो है वो नहीं की जा सकती। आप यही बात देख लें, यूएई फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मुल्क है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का फ्रैक्शन की आबादी है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कनेक्टिविटी क्रिएट की है। इस्तांबुल में क्या हुआ है? उन्होंने कनेक्टिविटी क्रिएट की है। हम इस्लामाबाद और कराची इस्तांबुल से साल पहले, दहाइयों पहले, दुबई से दहाइयों पहले हम एक मरकज हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया है? क्योंकि लंदन से फ्लाइट आ रही है और आगे उनकी फ्लाइट सिडनी के लिए निकल रही है, ओसाका के लिए निकल रही है, बीजिंग के लिए निकल रही है, तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया है। हम भी ये कर सकते हैं। एक जमाने में हम ये करते भी थे कि हमारी न्यूयॉर्क से परवाजें आती थी और टोक्यो के लिए जब परवाज निकलती थी, मुसाफिर उतरते थे, बैठ जाते थे। आप सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन और पाकिस्तानी डायस्पोरा की बुनियाद पर अपनी एयरलाइंस को तरवीज नहीं दे सकते। आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको सहूलियात देनी पड़ेंगी। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब हमारे पास इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जिसके ऊपर 11 एयर ब्रिजेस, 15 एयर ब्रिजेस हैं, यानी 15 तैयारे बर्थ उसके ऊपर डॉक हो सकते हैं, बाकी को फिर आपको बस के जरिए जो रिमोट हैंगर्स है वहां से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे एक मुसाफिर हैं जो न्यूयॉर्क से आ रहा है और उसने आगे जापान जाना है, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फंस जाते हैं, आपके पास कोई खाने की जगह नहीं है, आपके पास कोई आराम करने की जगह नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आए आपके पास शावर लेने की जगह नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है होता है, और ये किसने करना है? ये सिविल एविएशन ने करना है। ये पीआईए नहीं करेगी, ये सरीन एयर नहीं करेगी, ये कोई एयरलाइन नहीं करेगी, ये उस एयरपोर्ट की मैनेजमेंट करेगी जो इस वक्त सिविल एविएशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है। तो इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हम फंसे हुए हैं। मियां साहब, एक और ज़मीनी सवाल है यहाँ पे। अब देखें, जो वक्त के पुल थे उसके नीचे से पानी तो गुजर चुका है ना, तो अब कनेक्टिविटी की अगर आप जब बात करेंगे तो दुबई कराची से तो 1.5 घंटे के उस पर आप लाहौर जितनी फ़्लाइट जो है वो आपको कराची से मिलती है दुबई की, फिर यहाँ से मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से भी 2 घंटे 1.5 घंटे का इजाफा कर लें अगर आप कराची के ऊपर से गुजर जाएं। लाहौर से भी ऐसे ही है कि आधे पौने घंटे का 1 घंटे का आप इजाफा कर लें अगर कराची के रूट से ही आपने दुबई जाना है। तो दुबई बहुत करीब मौजूद है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब है जहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिर भी लैंड करते हैं। ज़ाहिर उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका झगड़ा भी नहीं है उनसे कोई, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं है। फिर कतर भी कोई बहुत दूर नहीं है। तो ये 2 बड़े बड़े मुल्कों की, अबू धाबी इत्तेहाद एयरवेज है, मतलब 3-4 ऐसी जगह डेस्टिनेशंस हैं जो हमारे बहुत करीब हैं। उनकी मौजूदगी में क्या अब भी पोटेंशियल है रूट्स के ऊपर?
देखिए बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है, पोटेंशियल हमेशा रहता है। जब मैंने सफर करना होता है तो मैं देखता हूं कि मेरी जो एक चॉइस ऑफ एयरलाइंस है उनमें से सबसे सस्ता टिकट कौन सा है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझे लुफ्थांसा मिल रही है या मुझे कतर मिल रही है। हाँ, बाज दफा वो एक फ्लाइट में सर्च करता हूँ जब कभी बाहर जाने के लिए, तो उदयस बाबा वो वहां पे वो कर रही होती है कनेक्ट। एग्जैक्टली, मतलब आप कराची से फ्लाई करना चाहते हैं, आप वाया इथियोपिया फ्लाई कर सकते हैं, बेहतरीन एयरलाइन है दुनिया की इथियोपियन एयरलाइन। तो कहने का मतलब है कि आप सस्ते टिकट सर्च करेंगे ना, तो अगर आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे तो PIA या सीरीन या एब्लू पाकिस्तानी एयरलाइन के टिकट्स आपको गल्फ की एयरलाइन की निस्बत सस्ते पड़ेंगे। जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट देंगे उसके अंदर मार्जिन कम होगा, क्योंकि देखें आप वाया दुबई जाते हैं, आपके तकरीबन 9 से 12 घंटे की फ्लाइट हो जाती है। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस PIA की बात हो रही है, PIA की लंदन की परवाज बेस्ट परवाज है सुबह 10 बजे, यानी कि आप रात के 20 आवर्स में, जिस तरह गल्फ की एयरलाइन के लिए आप रात को 3 बजे बैठे होते हैं जहाज में, आप सुबह 10 बजे जहाज टेक ऑफ करते हैं, आप सुबह 8 बजे आते हैं एयरपोर्ट पे, आराम से नमाज पढ़ के आप आते हैं, आके जहाज में चेक इन करते हैं, दोपहर 3 बजे आप लंदन पहुंच जाते हैं, दोपहर 3 बजे आप टोक्यो भी पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एडवांटेज हासिल है, सिर्फ प्रोडक्ट बेहतर करने की जरूरत है। और ये जो हाथ है, सफेद हाथी है, सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसको जगाने की जरूरत है, इसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। आप PIA को प्राइवेटाइज कर दें, आप PIA को शेख जैद को दे दें, वो नहीं चला सकेगा जब तक आप ये जो सिविल एविएशन नाम का जो ये कबाड़ खाना है इसको ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि बुनियादी मसला उसके अंदर है। रेगुलेटर का काम है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रेगुलेटर का काम है एयरपोर्ट को बेहतर करना, रेगुलेटर का काम है एयरपोर्ट के ऊपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एयरलाइंस को सपोर्ट करना, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करना। ये सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, एयरलाइंस का काम नहीं है। हमारी एविएशन इसलिए कबाड़ खाने में है क्योंकि हमारा रेगुलेटर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है और बिकाऊ। अच्छा मियां साहब, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान की तरफ आ जाइए। जो हादसात उसमें हो रहे हैं वो जाहिर है कि अफसोसनाक है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। अहमदाबाद में हुआ गुज़िश्ता रोज़ या एक रोज़ पहले एक परवाज़ में कोई कॉल दे दिया गया, एयर इंडिगो की एक और फ्लाइट के ऊपर कोई हादसा होते होते रह गया। सर वो अपनी जगह है, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब तकरीबन कोई 2.5 माह हो गए हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हिंदुस्तान की परवाज़ों के लिए बंद की हुई है। तो इसका अमली तौर पे कोई हिंदुस्तान को नुकसान हो भी रहा है, उनका कोई उनकी एविएशन इंडस्ट्री को अपनी हुकूमत के ऊपर दबाव डाल भी रही होगी, नहीं डाल रही होगी, या बस ठीक है रास्ता बंद कर दिया तो मैं पलट के यहाँ से चला जाऊँगा। इसका पॉलिटिकल असर है या कोई पैसा भी ज़्यादा लग रहा है फ्यूल के ऊपर? जी बिल्कुल लग रहा है। देखें आप सिंपल सी बात देखें कि जो फ्लाइट 9 घंटे में जाती थी वो 12 घंटे में जा रही है। उस 12 घंटे के नतीजे में अब मैं सिंपल सी आपको बताता हूँ कि लेट से दिल्ली से हीथ्रो की एक परवाज है, उसके ऊपर एक सेट ऑफ क्रू जाएगा, यानी कि 7-8 कैबिन क्रू होंगे, कप्तान फर्स्ट ऑफिसर होगा। लेकिन जब वो 9 से 12 घंटे की परवाज होगी तो उसके ऊपर रेगुलेशन डिफर कर जाएंगी, आपको 2 सेट बिठाने पड़ेंगे। तो आपको सिर्फ उस परवाज के लिए आपका डबल अमला जा रहा है, फिर उस डबल अमले को आपने लंदन में अकोमोडेट करना है, उनको रेस्ट देनी है, फिर उनको वापस लाना है, तो आपको मजीद होटलिंग की सिचुएशन चाहिए होगी, फिर 3-4 घंटे के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए, फिर आपको मजीद एक्स्ट्रा मुल्कों के ऊपर से गुजर के जाना है जिनके ऊपर से आपको एयर राइट्स देने पड़ेंगे। यहाँ से आप सीधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे चले आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी कॉस्ट है। बाज परवाजें तो पूरे पाकिस्तान के साउथ से जाके फिर ईरान और उधर से गुजर के सेंट्रल एशिया जा रही है, तो उनकी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी हुई है। और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ये प्रेशर है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर, और इवेंचुअली जब लॉसेस करेंगे वो हुकूमत से पैसे मांग रहे हैं कि आप हमें इसको गारंटी करें, हमारा कसूर तो नहीं, आपका मसला है। तो ये सारी चीजें चलेंगी। एयर इंडिया भी प्राइवेट एयरलाइन है, वो सरकार की नहीं है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये सारी चीजें उनके ऊपर बात खुलेआम होना शुरू हो जाएगी। अभी दबे अल्फाज में हो रही है, अब तक शायद हो भी चुकी होती है अगर ये क्रैश ना होता, लेकिन उसके नतीजे में डिबेट थोड़ी दब गई है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और ये लोग रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स पे बात भी हो रही है, IATA के लेवल पे बात हो रही है इनकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा कहीं से। शायद ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के आने की बातें हो रही हैं उसके नतीजे में कोई ना कोई ये बात करे। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एविएशन एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।